दोस्तों नमस्कार। ज्ञान अर्पण परिवार में एक बार फिर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विनय कुमार सिंह। आज हम लोग नदियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत की नदियां। सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी भारत की नदियां। भारत की नदियां। तो भारत की नदियों की अगर बात करें तो भारत की नदियों में को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की नदियां। भारत की नदियों का हम वर्गीकरण करेंगे। अगर करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपी भारत की नदियां। प्रायद्वीपी भारत की नदी। तो नदियों को 2 टाइप किए गए हैं। भारत एक हिमालय की नदियां और ऊपर से प्रायद्वीप भारत की नदियां। हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की नदियों को बांटा गया है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया। हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपी भारत की नदियाँ। और हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु की नदी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। अगर हम सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र में यहाँ पर एक झील पड़ती है। यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास में यहाँ पर एक हिमनद पड़ता है जिसे कहते हैं बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। बोखरचू हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं सिंधु नदी। उसके बाद में एक नदी यहाँ से निकलती है जिसे हम कहते हैं झेलम। इस नदी को क्या कहते हैं? झेलम। उसके बाद में ये नदी है शेषनाग झील से निकलती है। यहीं पे पड़ता है शेषनाग झील। शेषनाग झील से निकलती है। उसके बाद में चिनाव, यहाँ से चिनाव निकलती है। यहाँ से चिनाव निकलती है। चिनाव की बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचे दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाव। उसके बाद में अगर बात करें रावी की तो एक नदी यहाँ से निकलती है, रावी नदी यहाँ से निकलती है। और रावी की अगर बात करें तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी। और उसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी। उसके बाद में यहीं से एक यहाँ पर झील पड़ती है जिसे कहते हैं रॉकस झील। रॉकस झील।
रॉकस झील से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं सतलज। 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 सतलज नदी कहाँ से? मानसरोवर के पास में ही पड़ती है, रॉकस झील से निकलती है सतलज। तो इस तरीके से सिंधु नदी तंत्र बनता है। सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो सबसे ऊपर सिंधु, उसके बाद झेलम और चिनाव, फिर रावी, सतलज। अगर इसकी बात करी जाए तो चिनाव लास्ट में मिलती जाकर है, कहाँ पर? सिंधु में मिलती जाकर है। ब्यास कुंड, ब्यास नदी की बात करें, ब्यास कुंड से निकलती है, ये सतलज की सहायक नदी है और सतलज में मिल जाती है। तो एक यहाँ से कभी कभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी की बात करें तो ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में तिब्बत से निकलती है। और अगर सतलज की बात करें तो ये भी तिब्बत से निकलती है। सतलज कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कभी कभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो फिर दिक्कत आ जाती है कि या पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर से कितनी नदियाँ निकलती हैं, जम्मू कश्मीर से कितनी नदियाँ निकलती हैं। तो फिर कभी कभी दिक्कत आ जाती है, इस बात को समझने में परेशानी होती है कि जम्मू कश्मीर में कितनी नदियाँ निकलती हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर से सिर्फ एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर से निकलती है। कौन सी? झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। उसके बाद में दो तिब्बत से, शेष तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से। कौन सी? चिनाव, रावी और ब्यास। तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? एचपी, एचपी, एचपी और एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर, तिब्बत और जो शेष तीन बची हैं वो कहाँ पर निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से। तो इस तरीके से सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो गंगा नदी तंत्र, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, आप लोग जानते ही हैं, ऐसे बहते हुए ये बांग्लादेश में गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर मैप में इतनी सही तरीके से प्रदर्शित हो पाना मुश्किल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इन नदियों को मैं बाहर मैप से बाहर निकाल रहा हूँ। किसको? गंगा नदी तंत्र को। तो इतना आप नोट कर लो, फिर मैं बाहर निकालता हूँ। गंगा नदी तंत्र की बात करें कि गंगा कैसे निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, किस हिमनद से निकलती है, तो सारी बात हम लोग गंगा के बारे में देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र, सबसे पहले एक यहाँ से एक गंगोत्री हिमनद, उसके बाद में चोरावारी हिमनद, और उसके बाद में यहाँ पे पड़ता है संतोपथ हिमनद। तो तीन हिमनद पड़ते हैं, एक का नाम है सतोपथ हिमनद, एक का नाम गंगोत्री हिमनद और एक चोराबारी हिमनद। तीन हिमनद पड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण हिमनद हैं। इन्हीं हिमनदों से गंगा नदी तंत्र का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। इन्हीं तीन ग्लेशियरों से क्या है, गंगा नदी का निर्माण होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस साइड से, तो यहाँ से एक नदी निकलती है
जिसे हम लोग कहते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं? अलकनंदा। इस नदी का क्या नाम है? अलकनंदा नदी। उसके बाद में एक ग्लेशियर यहाँ पे पड़ता है, एक ग्लेशियर यहाँ पे पड़ता है जिसे कहते हैं धौलीगंगा। फिर उसके बाद में ये नदी का नाम है धौलीगंगा, ग्लेशियर का नाम है माना हेमनद, माना हेमनद। उसके बाद में एक हेमनद यहाँ पे पड़ता है जिसे हम कहते हैं त्रिशूल हेमनद। और उसके बाद में एक हेमनद यहाँ पे पड़ता है जिसे हम कहते हैं पिंडार हेमनद, पिंडार हेमनद। तो ये हेमनदों की बात चल रही है। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा और इस जो ये नदी बहती है इसे कहते हैं धौलीगंगा, धौलीगंगा। इनके बीच में एक प्रयाग बनता है जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो आप लोगों से पूछा जाता है विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने पर बनता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा और नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। अलकनंदा और त्रिशूल यहाँ पे मिलने के बाद में यहाँ पर एक हेमनद, एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं नंदप्रयाग। और इसके बाद में एक प्रयाग और बनता है यहाँ पर जिसे कहते हैं कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो ये नदी का नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। तो पिंडार नदी और अलकनंदा मिलकर बनाते हैं क्या? कर्णप्रयाग। फिर उसके बाद में चोराबाड़ी हेमनद से एक नदी निकलती है जिसे आप लोग कहते हैं मंदाकिनी। क्या नदी का नाम है? मंदाकिनी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जिस स्थान पे मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? तो कभी कभी पूछ लिया जाता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किस प्रयाग का निर्माण करती है? इसे हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद में गंगा नदी में अगर बात करें, गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं भागीरथी, भागीरथी। तो भागीरथी और जब अलकनंदा मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब देवप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग के बाद में गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है कि गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तब देवप्रयाग बनता है और देवप्रयाग के आगे गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो भागीरथी नदी में यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं भीलगंगा, भीलांगना, भीलंगना। एक भीलांगना नाम की नदी मिलती है। कहाँ पर? भागीरथी नदी में मिलती है। यहीं पर एक हमारा डैम बना है जिसे कहते हैं रिहंद बांध। कौन सा है? रिहंद बांध। यहीं पर दोनों की नदियों के मिलने पर बनता है रिहंद बांध। इसके बाद में यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं आप केदारनाथ, केदारनाथ। अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर एक स्थान कहता है जिसे कहते हैं बद्रीनाथ। तो इस संरचना के द्वारा ही गंगा का निर्माण होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करते हैं।
ये कम से कम 10 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न पर बड़ा निगाह बना के रखना कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करते हैं और देवप्रयाग के बाद में गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। इसके बाद में हम गंगा के बारे में और थोड़ी विशेष बातें जानेंगे। गंगा की अगर बात करें तो इस यहाँ से निकलने के बाद में सबसे पहले गंगा कहाँ, हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो मैदानी क्षेत्रों में गंगा सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो गंगा 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों से बहती है। 5 राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पड़ता है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर पड़ता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर की अगर बात करें तो बिहार, चौथे नंबर की अगर बात करें तो पड़ता है झारखंड, और 5वें नंबर की अगर बात पड़े तो पड़ता है पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी 5 राज्यों से बहती है और 28 जिलों से बहती है। गंगा नदी 28 जिलों से बहती है। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। बिजनौर में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। तो इतना आप नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद में आप लोगों से एक गहरी बात पूछी जाती है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो हम बिल्कुल एक क्रम के तरीके से गंगा के किनारे जो भी शहर स्थित हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो सबसे पहले पड़ता है ऋषिकेश। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर, गंगा के किनारे प्रमुख शहर। तो सबसे पहले हम बात करें तो पड़ता है हमारा ऋषिकेश। सबसे पहले क्या पड़ता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में अगर हम बात करें तो पड़ता है हरिद्वार। क्या पड़ता है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में अगर हम बात करें तो पड़ता है कन्नौज। कन्नौज के बाद में पड़ता है कानपुर। कानपुर के बाद में बात करें तो इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद में अगर बात करें तो बनारस। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पड़ता है
बनारस के बाद में पड़ता है बक्सर। बक्सर के बाद में अगर बात करें तो पड़ता है पटना। पटना के बाद में अगर बात करें तो पड़ता है छपरा। छपरा के बाद में अगर बात करें तो पड़ता है भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर के बाद में पड़ता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बाद में फिर पड़ता है फरक्का। फरक्का। और फरक्का के बाद से ये दो धाराओं में गंगा बट जाती हैं। दो धाराओं में ये बट जाती है। एक जो धारा पूर्व की तरफ दक्षिण की तरफ जाती है जिसे हम कहते हैं हुगली, दो धाराओं में बटती है फरक्का बांध के बाद में। तो फरक्का बैराज के बाद में दो भागों में बट जाती है हुगली। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। और एक धारा चली जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। जो धारा बांग्लादेश में जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा। जो धारा बांग्लादेश में पहुंचती है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। फिर हम आगे इसकी कंडीशन देखेंगे, जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलती है तब इसके नाम में और परिवर्तन आता है। तो जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तब इसका परिवर्तन करेंगे। तो इतनी शहरों की बात करें, इतने शहर गंगा के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। बाएं तट से कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं और दाएं तट से कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो ये रही गंगा की स्थिति। अब हम इसमें देखेंगे बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाएं तट से, देखो ये रहा बायां तट, बायां तट, और ये रहा दायां तट। बायां तट और दायां तट। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, बताओ निम्नलिखित में से बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो फिर थोड़ी परेशानी बढ़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर से कि बाएं तट से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा। रामगंगा बाएं तट से पहली नदी मिलती है। सबसे पहली पूछ दी जाए तो कौन सी है, तो रामगंगा कहलाएगी। और बड़ी भी पूछ दी जाए तब भी रामगंगा कहलाएगी। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो पड़ती है गोमती। कौन सी नदी पड़ती है? गोमती नदी। तीसरी की अगर हम बात करें तो पड़ती है घाघरा। घाघरा। वर्तमान में इसका नाम सरयू है, इसी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर पड़ती है गंडक। गंडक। गंडक के बाद में बात करें तो पड़ती है बागमती। बागमती। बागमती के बाद में अगर हम बात करें तो पड़ती है यहाँ पर कोसी। और कोसी के बाद में एक नदी और मिलती है जिसे कहते हैं महानंदा। महानंदा। तो बाएं तट से इतनी नदियाँ मिलती हैं गंगा में। बाएं तट से इतनी नदियाँ मिलती हैं। इन नदियों में अगर बात की जाए तो सबसे पहली नदी रामगंगा, और सबसे अंतिम नदी की बात की जाए तो महानंदा। उसके बाद में अगर बाएं तट से पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो रामगंगा। बाएं तट से सबसे मिलने वाली सबसे बड़ी नदी रामगंगा है। बाएं तट से
मिलने वाली सबसे बड़ी नदी। उसके बाद में फिर गंगा में दाएं तट से कुछ नदियां मिलती हैं। इनमें सबसे पहले आप जानते ही हैं जिसको कहते हैं यमुना। कौन सी? यमुना। अगर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और बायां और दायां करके कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सीधे पूछ ले कि गंगा में ये सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप सीधे यमुना पे जाएंगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बाएं तट से पूछ दे तो फिर रामगंगा पे जाएंगे, और अगर दाएं तट से पूछ दे तो फिर आप यमुना पे आ सकते हैं। इसके बाद में यमुना की बात करें तो यमुना में एक सहायक नदी पड़ती है जिसे कहते हैं चंबल। यमुना की सहायक नदी का नाम है चंबल। चंबल। उसके बाद में यमुना की एक सहायक नदी और है जिसे कहते हैं सिंध। उसके बाद में एक और नदी पड़ती है जिसे कहते हैं बेतवा। एक नदी और पड़ती है जिसे कहते हैं केन। सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी? चंबल की सहायक नदी है, उसकी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद डायरेक्ट एक गंगा में मिलती है जिसे कहते हैं टोंस। टोंस नदी। उसके बाद में फिर एक छोटी नदी पड़ती है जिसे कहते हैं हम लोग कर्मनसा नदी। कर्मनसा नदी। उसके बाद में एक नदी और पड़ती है जिसे आप लोग बहुत ही जानते होंगे, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी मात्र एक नदी है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में गंगा में मिलती है। सोन नदी। सोन नदी की विशेषता ध्यान रखना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में बहती है और गंगा में मिलती है। तो पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न बहुत तरीके से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आती है या दक्षिण भारत से आकर गंगा में मिलती है, तो उस नदी का नाम है सोन नदी। उसके बाद में एक नदी और मिलती है जिसे कहते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। तो इतनी नदियों की बात कर रहे हैं कि गंगा की सहायक नदियां हैं। ये कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियां। सहायक नदियां। गंगा की इतनी सहायक नदी हैं, इतनी सारी नदियां मिलकर गंगा नदी तंत्र को बनाती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, गंगा नदी आगे बढ़ते हुए आप देखते ही हैं, जाते हुए ये कहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? पद्मा कहते हैं। ऊपर से मैंने आपको मानसरोवर झील के पास से बताया था। तो आज के लिए हम लोग गंगा नदी तंत्र को रखते हैं। अगली क्लास में हम ब्रह्मपुत्र को भी जोड़ेंगे और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं तो उनको हम देखेंगे। तो इन सारी नदियों को एक बार विधि विधान से देख लीजिए, ये आपकी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 50 प्रश्न तैयार कर रखे हैं। कल की क्लास में 50 प्रश्न होंगे, अनिवार्य रूप से उसी में से आपको प्रश्न मिलेंगे।